क्लैरिटी फ्रॉम यू सर। आज जो राहुल गांधी ने किया, मैं उस पर नहीं बात करूंगी क्योंकि भाई आप कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, लेकिन जब आप बात करते हैं, चीन तो हर चीज पर नजर रखे हुए ना, एलओपी है, एलओपी जब ऐसी कोई बात करेंगे तो चीन उसे कैसे देखेगा? लेकिन मैं उसी पे बात करूंगा, क्योंकि बात अगर हॉकी मैच की हो रही है तो हम फुटबॉल मैच के बारे में बात नहीं करेंगे। बात ये हो रही है कि जो किताब छपी नहीं उसके ऊपर आप पार्लियामेंट में बात कर रहे हैं, यही है ना डिस्कशन, ये डिबेट डन। अब वो किताब क्यों नहीं छपी? क्या एमओडी वाले सब पागल हैं? क्या जनरल नरवणे अपना आपा खो चुके थे? उन्होंने ऐसा क्या लिख दिया? क्या है वो, क्यों नहीं छपी? तो इस क्यों का भी तो सवाल का जवाब ले लो। वो इसलिए नहीं छपी क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसा था जो कि प्रेजेंट टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक सिचुएशन को एक्सप्लेन करता था। आपका सोचने का तरीका, आपका डिप्लॉयमेंट का तरीका, आपका बहुत सारे निर्णय लेने के तरीकों के ऊपर एक रिफ्लेक्शन देता था, जिससे दुश्मन एक तरीका आपका समझ सके और उसके बाद में वो भी अपनी रणनीति उस तरीके से बना सकता है। तो इसीलिए इसके ऊपर बैन लगा। और उसके बाद एमओडी की तरफ से ये भी आदेश निकले कि कोई भी पदाधिकारी फौज से रिटायर होगा तो मेरे ख्याल से शायद 2 या 3 साल तक वो कोई भी सार्वजनिक तौर पर अपने एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर सकता। उसका कारण ये है। तो इस वजह से इसके ऊपर रोक लगी है, और ये रोक जब तक लगी रहेगी जब तक ग्राउंड सिचुएशन बदली नहीं होगी। अब आप पार्लियामेंट में आके और जो चीज पब्लिश नहीं हुई वो आके आप वो कहानी बोलने लग जाएं, तो जो मकसद था एमओडी का सिक्योरिटी रीजन से उसको बैन करने का, आपने तो उसको एक्सपोज कर दिया। I have a serious reservation. I have a serious reservation. We are implicating the ex-chief of the Indian Army. एक मिनट। I have a serious reservation. कोई बात। Shut up. कोई बात। 1968 अरे के अंदर, भाई। listen to me, ब्रिगेडियर दालवी की बुक हिमालयन प्लंडर, जहां से सारी चीजें खुली हुई हैं, वो बुक आई, किसी ने रोका नहीं, किसी ने टोका नहीं। ब्रिगेडियर दालवी ने जिस दिन कंप्लीट की, बुक छप के आ गई, जब तक हिंदुस्तान को नहीं पता था, जब भी हालात यही थे। अरे एक एक्स चीफ है, ग्रांड टीम, जो उसने लिखा होगा, सोच के लिखा होगा, देश की फौज के लिए बना होगा, देश की पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए। जनरल साहब ऐसे नहीं होता। अरे ऐसे यू आर ब्लेमिंग एन एक्स चीफ पब्लिकली, बात की बात कर रहे हो। ये कोई वो नहीं चल रहा है। अरे वो निजी कंपनी नहीं है ये। अरे ये भी देश है भाई, देश है। तो ये ऐसे नहीं होता। तो एक ऐसे नहीं होता। अरे आप कह रहे हैं कि एमओडी, आप कह रहे हैं कि एमओडी, आप कह रहे हैं कि एमओडी रोक नहीं सकती। वेट अ मिनट, आप व्हाई शुड आई वेट अ मिनट? आप मेरे को बताइए कि एमओडी हैज नो जुरिसडिक्शन ऑफ स्टॉपिंग अबाउट। इट हैज बट नॉट, इट हैज बट क्या बात कर रहे हैं आप? देश की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है, जनरल नरवणे की किताब ज्यादा जरूरी है। सुरक्षा के क्या बात कर रहे हैं आप? गलत बोल रहे हैं। अरे भैया, अरे गलत आप बोल रहे हैं जनरल साहब, आप गलत बोल रहे हैं। दालवी की आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। यू आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड। यू आर गोइंग द रॉन्ग वे. You are going the wrong way. No, you guys are going wrong. No. Blaming an ex-chief. We did not blame an देश ex-chief. की सिक्योरिटी ज्यादा जरूरी है. We stood by an ex-chief when he blamed the Congress for 2008. जनरल दयाल का opinion is not important. Your opinion is not important. You are It is the national security that is important. You are wrong. Absolutely wrong, sir. When an air chief blames Congress for 2008, I blame them. I blame them. Have you blamed? I blame them. That actually has Narawane blamed? 2008. Has Narawane blamed? No. Has Narawane blamed? So why are you? So why are you saying like that? I'm not. Why are you stopping his book? You are trying to justify. You are trying to justify. I will justify when it comes to security of the country. You have not read his book. You does not know who has shared it with you that it compromises national security. MOD ने बयान दिया है इसका. आप पढ़िए. आप पढ़िए बयान. आप पढ़िए बयान. जल्दी में कारवां का एक आर्टिकल पढ़ के आए, उसके बैकग्राउंड में जाइए. एक एक्स चीफ को इस तरह नहीं बोलते. पीटीआई का पूरा लेख है इसके ऊपर. के बारे में ऐसे नहीं बोलते. पीटीआई का पूरा लेख है, आप उसको पढ़िए. उसमें क्या क्या है. जेंटलमैन, ओके, ऑलराइट. आप दोनों को हम लोग बहुत ध्यान से सुन रहे थे. नाउ जनरल दयाल, एक सिंपल सा सवाल आपसे है. मैं कर्नल दानवीर को भी सुन रही थी, आपको भी सुन रही थी. मैं एक्स आर्मी चीफ के लिए किसी ने कुछ नहीं बोला है. एक्स आर्मी चीफ की किताब ज्यादा महत्वपूर्ण है या इस देश की सुरक्षा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर एक्स आर्मी चीफ, जैसा कि एमओडी की तरफ से कहा जा रहा है कि उसमें कुछ ऐसी टैक्टिकल इंफॉर्मेशन
रिवील हो गई थी, जो दुश्मन मुल्क को कहीं ना कहीं मदद दे सकती थी। अब ये बताइए, एक्स आर्मी चीफ के सम्मान में वो किताब पब्लिश करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर उसे कुछ टाइम तक रोक देना और फिर ये रूल निकालना कि जो भी एक्स बन जाएगा वो 3-4 साल तक किताब नहीं लिखेगा, ताकि इस सिचुएशन में ना आना पड़े। रूबिका, मैं इसी बात की ऑब्जेक्शन थी, मुझे और कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी। ठीक है, आपने सवाल पकड़ा है, ठीक है ना, मुझे सिर्फ इतनी ऑब्जेक्शन थी। मुझे सिर्फ मुझे दानवी साहब ने तो मेरे पे काफी इल्जाम लगा दिए, मैंने कुछ नहीं बोला, कहाँ अलाइंड है, किससे मोटिवेटेड है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, ना मैं कुछ ऐसी बात कहूंगा। मुझे सिर्फ इतनी ऑब्जेक्शन है कि एक एक्स चीफ को हम इतना ग्रांट नहीं करते कि जो वो किताब लिखेगा तो नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखेगा। मेरी सिर्फ इतनी ऑब्जेक्शन है। एक एक्स चीफ है जिसने एक क्रिटिकल सिचुएशन को डील किया है। मैं एक ब्रिगेडियर का एग्जांपल दिया, ब्रिगेडियर दालवी सिर्फ एक ब्रिगेड कमांडर थे। उनकी किताब सब पढ़ के हम चाइना को समझे, उनकी किताब पढ़ के हमने पॉलिटिकल लीडरशिप की जो वीकनेसेस थी उनको समझा, हमारी लीडरशिप। और तभी मैं एग्जांपल देता हूं, तभी 1986 सुनिए, मैं एक पूरी बात सुन लीजिए रूबिका जी, आपने बुलाया है, इनको भी मैं बताऊं, नहीं तो बाकियों को भी बुलाया ना सर, प्लीज आप इनसे भी सुनिएगा। 1986 में, दैट इज व्हाई 1986 में जब चाइना ने समुद्रुंगजू में जो किया, इंडियन आर्मी ने 1987 में वो किया जो इंडियन मिलिट्री लीडरशिप कह रही थी, ना कि पॉलिटिकल लीडरशिप चाइना जाना चाहती थी। राजीव गांधी चाइना विजिट के लिए प्रिपेयर कर रहा था और इंडियन आर्मी ने वो किया जो करना चाहिए था। वो जो समुद्रुंगजू में, जो वांगचुंग में जो प्लेन पे आके चाइनीज बैठे थे, उनको कट ऑफ कर दिया और डिप्लॉय कर दिया। जलबख्शी, am I right or not? जलबख्शी, am I right or not? Okay, wait. General Bakshi, with due respect, sir. With due respect, sir. Please just give me a moment. एक और मेहमान लगातार बैठे हुए हैं और इतना वक्त गुजर गया, उन्होंने अपना ओपनिंग रिमार्क नहीं दिया। 25 मिनट हो गए सर। सो आई एम टेकिंग आपका जो वक्त है वो मैं ले रही हूँ, इजाजत मांगते हुए। फराज किदवई साहब, आपने सुना ये पूरा का पूरा मसला अब कहां तक आ गया है। आज की तारीख में ये कहना कि किताब नहीं, इसके पीछे कोई मंशा है, कोई मकसद है। सर, नेशनल सिक्योरिटी नाम की भी कोई चीज होती है, और क्यों उन उसूलों को, उन कानून के परे जाना सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि सामने वाला नेहरू कर रहा है, तो अब हमें भी डोकलाम और बाकी चीजें करनी है। रूबिका, बिल्कुल सही बोल रही हैं आप, और मुझे उम्मीद है कि बस 2 मिनट आप मुझे अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा। 1.5 कर दे सर, 2.5 कर दिए। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है, लेकिन हमको अपनी पॉलिटिकल विल को भी देखना होगा कि हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति क्या है और क्या नहीं है। आपने अभी किताबों का जिक्र किया, इंडियन एक्सप्रेस को मानिएगा, जो हमारे देश का अखबार है, अक्टूबर 2024 में पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर एक गश्त समझौता हुआ। यहां पर जितने डिफेंस के लोग हैं सब बैठे हुए हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है, गरिमा जी, 2 सितंबर, रूबिका जी, 2 सितंबर 2025 को, खाली 2 स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूं। द फर्स्ट एंड द लाउडेस्ट क्लेम ऑफ अ रीसेट इज दैट बॉर्डर इज स्टेबल अगेन आफ्टर ईयर्स ऑफ टेंशन फॉलोइंग गलवान। अधिकारियों का कहना है कि पेंगोंग सो और गोगरा और हॉट स्प्रिंग में सैनिकों की वापसी पूरी हो गई है। अब इसमें यहां पर यह लिखा हुआ है कि द फर्स्ट एंड द लाउडेस्ट क्लेम टू रीसेट दैट द बॉर्डर इज स्टेबल अगेन। वहां पर अब गश्त करने के लिए रूबिका जी एक चाइना को हमको बताना पड़ता है। यह मैं नहीं बोल रहा हूं, यह इंडियन एक्सप्रेस का अखबार बोल रहा है। और सुनिए, दशकों तक हमारी, ये मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया आपके दर्शकों के लिए, दशकों तक हमारी कथित एलएसी तक जाने वाली भारतीय गश्त अब रुक गई है। जो गश्त कभी एक तरफा होती थी अब चीन की सहमति से कोऑर्डिनेट होती है, और सबसे ज्यादा तकलीफदेह बात यह है कि इसके लिए पहले से सूचना देनी पड़ती है। इंडियन एक्सप्रेस को आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? कौन सी तारीख का है? मैं आपको बता देता हूं, 2 सितंबर 2025। सर निकालिए पेज नंबर 11, पेज नंबर 11 भी बता रहा हूं। आगे, कैप्टन शिव कुमार को आप मानेंगे रूबिका जी कि नहीं मानेंगी? जो कि डिफेंस अटैच थे हमारे इंडोनेशिया में, क्या बोला था उन्होंने कि आईएएफ लॉस्ट एयरक्राफ्ट ड्यू टू कंस्ट्रेंट पॉलिटिकल लीडरशिप। और वो बोल रहे हैं कि मैं इस बात से सहमत हूं कि हमारे कुछ विमान गिरे और वो इसलिए हुआ क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व ने हमारे ऊपर अंकुश लगाया था। ये पॉलिटिकल विल थी हमारी, ये राजनीतिक इच्छा शक्ति थी। छोड़िए इनको भी। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल जी ने क्या कहा था, जो कि सिंगापुर में चीफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान जी ने क्या कहा था कि यह अहम नहीं है कि हमारे कितने जेट गिरे, अहम यह है कि हमसे गलती क्या हुई। अब मैं दूसरी बात बोलता हूं। अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग चाइना कम्युनिस्ट पार्टी से मिले, खूब गलबैयां की। ये उसी चाइना से मिले हैं जो अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत कहता है।
और उसको अपना हिस्सा बताता है। प्रेमा वेंगजोम को शंघाई एयरपोर्ट पर इसलिए रोका जाता है रूबिका जी, क्योंकि उसके पास इंडियन पासपोर्ट होता है और उसको हम अपने ऑफिस में बुला करके, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी को बुला करके, और हम गलबैयां करेंगे। मतलब उनके पासपोर्ट पर उनका जन्म स्थान जो लिखा होता है वो अरुणाचल प्रदेश लिखा होता है, इसलिए हम उनको वहां पर डिटेन कर लेते हैं। तो क्या बात कर रही हैं रूबिका जी आप? और दूसरी बात सुनिए, क्या यह गलत है कि गलवान में हमारे 20 जवानों की शहादत हुई थी और उससे पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी झूला झूल रहे थे? तो बार बार हम ये देख रहे हैं कि चीन हमसे बार बार धोखा कर रहा है। ये वही चाइना है जिसने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य हमको बनने नहीं दिया और पाकिस्तान की उसने मदद की। मैंने पूरी, अब सर ऐसा है, ऑपरेशन सिंदूर जब हो रहा था तब हम घर बैठ के वीडियो गेम नहीं खेल रहे थे कि हमारे कोई विमान को कोई नुकसान नहीं होगा और अगर नुकसान हुआ भी तो एक और लाइफ मिल जाएगी। ये मजाक मत कीजिए आप।